हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम शुरू करेंगे हाई स्कूल बैच का प्रजनन 10th का। और आप लोगों से जो ऑफलाइन बैच वाले बच्चे थे हमारे, उनसे वादा था कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा आज, लेकिन कुछ तकनीकों के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाया आप लोगों को, इसलिए रिकॉर्डेड बैच वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, पहला चैप्टर बायोलॉजी का, वो है प्रजनन, जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी का जो हाई स्कूल में पहला टॉपिक है वो है प्रजनन, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब शुरू करते हैं कि प्रजनन होता क्या है। ठीक है, तो प्रजनन में जो पहला टॉपिक है या प्रजनन की परिभाषा पहले जान लिया जाए, तो अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वह प्रजनन कहलाती है, जिसको हम जनन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जो हमको पढ़ना है पहला टॉपिक वो है जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जनन। अब जनन आप लोगों को कई बार बताया गया होगा कि अपने समान संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्रिया, उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, यह है परिभाषा जनन की, कि जनन क्या होता है। अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, अर्थात ये कह सकते हैं कि जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से, मतलब कि इस पृथ्वी के जो जीव हैं, जिन क्रियाओं के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उसको जनन कहते हैं। भाई कोई न कोई क्रिया विधि होती होगी, तभी तो हम और आप आए हैं इस दुनिया में, उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रम के द्वारा या माध्यम हम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वही प्रक्रम या वही क्रिया विधि जनन कहलाती है। सरल सा परिभाषा है, आप या तो इसको समझ लीजिए, अपने समान संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, अब बात यह है कि ये जनन क्या आवश्यक है, तो जनन हमारे लिए अति आवश्यक है। कैसे, देखिए, अगर जनन ना हो, इस पृथ्वी के जो जीव हैं, यानी कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, क्या वो अपनी अस्तित्व को बचा पाएंगे। अभी बताइए, जिस घर में किसी लड़के का या लड़की की शादी नहीं होती है, तो क्या उसकी पीढ़ियां बचती हैं। ये कहते नहीं कि इसकी तो पीढ़ी ही नहीं बचेगी, अगर शादी ब्याह नहीं होगा तो इसकी पीढ़ी जन्म नहीं लेगी। अक्सर आप देखेंगे जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, अक्सर उनको छोड़ देते हैं शादी के बाद। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं होगा या पुत्री नहीं होगी, तो उनकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से जनन अपने समान, या ये कह सकते हैं कि पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जनन बड़ी आवश्यक चीज होती है। ठीक है, या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, जीवों की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। ठीक, तो जीवों को अपनी अस्तित्व, एक मिनट, अस्तित्व बचाने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। ठीक, जीवों को अपनी अस्तित्व बचाने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है भाई, मानव को
मानव इस पृथ्वी से खत्म न होने पाए, इसीलिए तो जनन करते हैं, ताकि मानव की संख्या बनी रहे। पेड़ पौधों में भी जनन होता है, जानवरों में भी जनन होता है, कीटों में भी जनन होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीवित जीव हैं सब में जनन होता है। ठीक है, इस पृथ्वी पे जितने भी जीवित जीव हैं सब में सब जनन होता है। अब एक और शब्द है जनक। जिस तरीके से जनन है उसी तरीके से शब्द है जनक, कि जनक क्या होता है। ठीक है, तो जनक एक, आप रामायण अगर देखे होंगे तो वहां पे था जनकपुरी, है ना, जनकपुर के राजा। तो जनक का अर्थ होता है कि जिनके बाद, जिनके द्वारा, जैसे माता पिता आप कह सकते हैं, माता पिता, जिनके द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, जिनके द्वारा संतति की या संतान की उत्पत्ति, आप सीधा कह सकते हैं संतान, जिनके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है उसे ही बोला जाता है जनक। यानी कि माता पिता द्वारा हमारा जन्म हुआ, हमारा और आपका। ठीक, तो हमारे माता पिता को क्या कहा जाएगा? हमारे माता पिता को कहा जाएगा जनक। ठीक है, एक शब्द आप लोगों में ये है। दूसरा शब्द है जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कि जनन कितने प्रकार का होता है, इसको समझ लेते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग जानते भी होंगे इसको, अगर ऑफलाइन बैच में हम 1-2 बार चर्चा किए हैं इसके बारे में कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। ठीक है, जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है? अलैंगिक में कोई एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लैंगिक में दोनों जनक की आवश्यकता होती है। जनक का मैंने अभी परिभाषा बताया, जनक का अर्थ क्या होता है? जिनके द्वारा हमारा जन्म होता है। ठीक है, तो अलैंगिक में कोई एक जनक, अलैंगिक में कोई एक जनक की आवश्यकता होती है। अब एक जनक कौन हो सकता है? या तो माता हो सकती है या पिता। ठीक है, और लैंगिक में क्या होता है? दोनों जनक, दोनों जनक। यहां माता और पिता की जगह पे आप मादा और नर भी कर सकते हैं, दोनों जनक, यानी कि नर और मादा, और मादा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि अलैंगिक जन्म क्या होता है, लैंगिक जन्म क्या होता है। ठीक है, यानी कि देखिए सरल सा एग्जांपल है, हम लोग का जन्म क्या सिर्फ माता द्वारा हुआ है कि सिर्फ पिता द्वारा हुआ है? भाई दोनों के मिलने से, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तभी हम लोग का निर्माण होगा, यानी कि इंसानों का। तो हम लोग कौन से जनक हैं? हम लोग मानव। जो मानव हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, और जो सरल प्रकार के पादप हैं, ये इसमें कह सकते हैं जटिल पादप। जटिल पादप, जटिल पादप का अर्थ ये नहीं होता कि वो बहुत घनघोर होता है या फिर बहुत ज्यादा उसमें टहनियां वगैरह होती हैं। जटिल पादप का अर्थ ये होता है कि जिसमें फूल बने, फल बने, ये सब चीजें हों। ठीक है, वो जटिल पादप होते हैं, जटिल पादप। और इसमें क्या है कि इसमें फल वगैरह ज्यादा नहीं बनता है, ना फूल बनता है, इसमें नॉर्मली चीजें होती हैं, इसीलिए इसे सरल पादप कहा जाता है। सरल पादप। सरल पादप कौन सा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में एक बार और अंतर देख लेते हैं। इसमें कोई एक जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर हो चाहे मादा। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर जनक
और मादा जनक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन, इन दोनों में हम लोग को एक ही पढ़ना है, लैंगिक जनन को अलग से पढ़ना है, अलैंगिक जनन को अलग से पढ़ना है। हम अभी थोड़ा देर में अलैंगिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनक, एक जनक यहाँ पे है, एक जनक यहाँ पे है। हम इसको मान ले रहे हैं नर, इसको मान ले रहे हैं ये मादा है और ये नर है। ठीक, अब यहां लिख देते हैं, अच्छा, मादा और नर। ठीक है, तो नर जो मादा जनक होती है उसमें बनता है अंडाणु। जो मादा जनक होती है, जो उसका युग्मक होता है उसको बोलते हैं अंडाणु, और जो नर जनक होता है उसके युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, नर जनक मादा जनक को बोलते हैं अंडाणु, और नर जनक में जो बनता है उसे शुक्राणु बोलते हैं। अब अंडाणु को आप एक चीज और लिख सकते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, और शुक्राणु क्या बोल सकते हैं आप, नर युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, संलयन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं और इसको भी यन से। आप कहेंगे यन से ही क्यों, क्योंकि हमारे अंदर यानी कि जंतु जगत में जो इंसान होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, 2n से, यानी कि 2n = 46 जो गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर n की वैल्यू निकालना होगा तो कितना आएगा, 23 आएगा, भाई 2 से काट देंगे 46 को। तो ये होता है युग्मक, इसे बोलते हैं युग्मक, और इसको बोलते हैं 2n को बोलते हैं युग्मनज। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु क्या है, दो युग्मक हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। जब दोनों युग्मक मिलेंगे आपस में तो यहाँ पे 2n का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि हम संलयन कर रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को संलयन या संलयन करने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक, अगर निषेचन की परिभाषा से पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, यही ना कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिले हैं तो क्या हुआ है, निषेचन कहलाया है। अब निषेचन के फलस्वरूप यानी कि जो निषेचन हुआ है उसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज। ठीक है, हम फिर से एक बार परिभाषा को दोहरा देते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया या नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, ये निषेचन की परिभाषा होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितने गुणसूत्र बन गए, 46, जो एक बच्चे के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। भाई हमारे अंदर 46 गुणसूत्र ही तो होते हैं। अगर यहाँ पे हम सीधा 2n ले लेते हैं, भाई आपके मन में तो ये भी आएगा सर हम ये इसको क्यों नहीं लिए, तो आप यहाँ पे 2n ले लेंगे और 2n यहाँ भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक, जब 4n हो जाएगा तो n की मात्रा कितने, वैल्यू कितनी होती है, 23, तो 4n की जगह पे हम n की जगह कितना लिखेंगे, 23 गुणे 4। सोचिए कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 8 = 9, 92 गुणसूत्र। बताइए, ये इंसान से आप कुछ और बन जाएंगे, और क्या बनेंगे,
पता नहीं। ठीक है, यानी कि 92 गुणसूत्र पे आप कुछ और ही जीव बन जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, नर युग्मक को और मादा युग्मक को, यानी कि यन जो युग्मक होता है वो लिया जाता है। और किसका निर्माण होता है, युग्मज का। तो इसमें कोई एक जनक से हो गया काम नहीं ना, हम क्या लिए, मादा जनक भी लिए, नर जनक भी लिए, तभी तो जाकर के निषेचन हुआ है। तो ऐसे निषेचन को लैंगिक जनन कहा जाता है, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता हो, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, और जिसमें सिर्फ एक जनक हो, चाहे नर हो चाहे मादा, वो अलैंगिक होता है। अलैंगिक की थोड़ी सी विशेषता हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या होती है। ठीक है, भाई जनक जनन का प्रकार हम देखे थे कि कितने प्रकार का जनन होता है। जनन यहाँ देखे थे ना हम लोग कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार हम बताएं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। ठीक, अलैंगिक में देखिए, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक में। ठीक, अलैंगिक में किसका निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। और क्या होता है, अंडाणु का भी निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये मैं विशेषता बता रहा हूं अलैंगिक की। अभी अलैंगिक का प्रकार नहीं बता रहा हूं कि अलैंगिक की विशेषता क्या होती है। अगर आपसे एक नंबर पूछ लिया जाए कि अलैंगिक जनन की विशेषता बताइए, तब क्या कहेंगे कि अलैंगिक जनन में शुक्राणु नहीं होते हैं, अलैंगिक जनन में अंडाणु नहीं होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन में जो मुख्य रूप से आप लोग को हम ऑफलाइन बैच में बताए थे, आनुवांशिकता, ये मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हूं, आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता के बारे में भी थोड़ा देर में चर्चा करते हैं। और एक चीज और, निषेचन। अच्छा ये बताइए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो क्या ये होगा, नहीं होगा। भाई जब शुक्राणु नहीं है, अंडाणु ही नहीं है, तो ये कहाँ से होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या अलैंगिक जनन में निषेचन होता है, तो आप सीधे तौर पे मना कर दीजिए कि निषेचन नहीं होता है। अगर कारण पूछे तो तब क्या कहेंगे कि नर लैंगिक में अलैंगिक जनन में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, तो निषेचन कैसे होगा, तो निषेचन भी नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है आनुवांशिकता की कि अब मैंने आनुवांशिकता क्यों लिखा है। आनुवांशिकता के आधार पर, आनुवांशिकता के आधार पर जो जनक आते हैं ना इनके, भाई जनक, भाई इनके भी तो पुत्र होंगे, संतति। संतति का अर्थ क्या होता है, संतति का अर्थ होता है संतान। अब जो अलैंगिक जनन कर रहे हैं, इनके भी तो संतान होंगे। तो जो संतान होंगे ना, उसमें जो आनुवांशिकता होती है वो एक समान बनी रहती है। आधार पर संतति, संतति एक समान बनी रहती है। ठीक है, आनुवांशिकता के आधार पर संतति एक समान बनी रहती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे खेतों में जो गेहूं बोया जाता है या धान बोया जाता है, क्या उसी को दोबारा बोया जाता है? बहुत कम लोग होते हैं जो उसी गेहूं को दोबारा यूज करते हैं। जिनके पास गेहूं खरीदने का पैसा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, वही लोग पुराने गेहूं को वापस बीज को बोते हैं खेत में। ठीक है, नहीं तो चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों या कोई भी फसल हो, जो एक बार खेत में डाल देते हैं, दोबारा उसको खेत में नहीं बोते हैं। कारण क्या है? यही कारण कि अगर उसमें
एक ही प्रकार की बार बार प्रयोग किया जाएगा फसल को, तो कहीं न कहीं जो आनुवंशिकता है वो रुक जाती है। ठीक, अगर क्रॉस कराया जाएगा, भाई जो मार्केट में नई नई किस्म के गेहूँ आते हैं, हमेशा गेहूँ आते हैं, धान आते हैं या अन्य फसल आते हैं बोने के लिए, हर फसल हर जितने ऋतुएं आती हैं उतने ऋतुओं में अलग अलग फसल आते हैं। ठीक, और हर ऋतु में नई नई फसलें आती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? उनको क्रॉस कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है अलग अलग पादपों से मिला करके। ठीक है, अलग अलग पादपों से मिला करके उनका निषेचन कराया, तब जा करके नई प्रजाति की किस्में मिलती हैं हमको, जो हम खेतों में अपने बोते हैं। ठीक, अरे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दो घर में अगर बौने बौने लोग हैं, भाई पति और पत्नी दोनों छोटे छोटे हैं, तो उनके बच्चे भी लगभग बौने ही होंगे। मैंने लगभग क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है कि जो लड़की है पत्नी के रूप में, उसके मायके वाले लंबे हों, वही बौनी रह गई हो, तो मायके वाले, भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आती है ना आनुवंशिकता, हो सकता है इसके अंदर आनुवंशिकता न एक्टिव हुआ हो लंबेपन का, यदि इसके पुत्र या पुत्री में वो एक्टिव हो सकता है। ठीक है, आनुवंशिकता चैप्टर में आप लोग को हम बताए थे इसके बारे में, गोरा काला वाला भी बताया था आप लोग को, कि अगर पति पत्नी में से कोई एक गोरा हो और एक काली हो, या काली हो गोरा हो, ठीक है, तो जो उनका पुत्र है वो दोनों हो सकता है, चाहे गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, और सांवला जिसको बोलते हैं, न तो ज़्यादा गोरा और न ज़्यादा काला, सांवला। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो शादियाँ जो होती थी पहले, बहुत पहले, वो आसपास के अपनी पहचान होती थी, गाँव में होती थी, लेकिन बाद में ये देखा गया कि कहीं कहीं जो गाँव में शादी होती है उसमें जैसे आनुवंशिकता थी वो वहीं रुक जा रही थी धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लोग अपने पड़ोसी गांव में शादी करना शुरू कर दिए, पड़ोसी गांव से अब पड़ोसी जिले में करना शुरू कर दिए, पड़ोसी जिले से अब पड़ोसी राज्य में करना शुरू कर दिए, अब पड़ोसी राज्य से पड़ोसी देश में भी करना शुरू कर दिए। जैसे सीमा हैदर, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में शादी होगी, हमारे पंजाब वाले कनाडा में शादी करते हैं, कुछ लोग अमेरिका में शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आनुवंशिकता बदल जाती है। भाई वो लड़की अलग परिवार से है, उसकी आनुवंशिकता अलग होगी, हम लोग अलग बैकग्राउंड के हैं, हमारी आनुवंशिकता अलग होगी। जब दोनों की अलग अलग आनुवंशिकताएं मिलेंगी तो इसे तो बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन है। संकर जो है, जो संकर शब्द है आप लोग को हम बताए थे, संकर क्या होता है कि दो अलग अलग प्रजातियों को मिला करके एक तीसरी प्रजाति का निर्माण करना कहलाती है संकर। ठीक है, तो आनुवंशिकता के आधार पर संतति एक समान बनी रहती है। भाई अगर एक ही जगह पे आप एक ही कास्ट में शादी करते हैं, एक ही कास्ट में शादी करते हैं या आसपास ही शादी करते हैं, तो कहीं न कहीं आनुवंशिकता जो होती है वो रुक जाती है। ठीक, इसीलिए सरकार अब प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अन्य कास्टों में भी शादी करें। ठीक है, अन्य कास्ट का विषय, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट जो भी हैं, सभी कास्ट अपने अलग अलग जाति को छोड़ करके भी शादी करें। सरकार उसको प्रमोट करती है। क्यों प्रमोट करती है? कारण उसका यही है कि आनुवंशिकता ना रुके, आनुवंशिकता बदले उनकी। ठीक है ना, तो ये बात थी अलैंगिक की। और लैंगिक में क्या होता है, आप यही कह सकते हैं लैंगिक में किसमें शुक्राणु बनते हैं, लैंगिक जन्म में शुक्राणु की जरूरत होती है, लैंगिक जन्म में अंडाणु की आवश्यकता होती है, अंडाणु की आवश्यकता होती है, लैंगिक जन्म में निषेचन होता है, निषेचन होता है। ठीक, और लैंगिक जन्म में क्या होता है कि संतति एक समान नहीं बनी रहती है, संतति में विभिन्नताएं आती हैं, संतति में विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, ये चार चीजें इसमें ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसमें क्या था कि संतति एक समान बनी रहती है, ये भी नेगेटिव है। इसमें चारों पॉजिटिव हैं। लैंगिक जन्म में शुक्राणु भी बन रहा है, लैंगिक जन्म में अंडाणु भी बन रहा है, और लैंगिक जन्म में निषेचन भी होता है, और लैंगिक जन्म में संतति जो होती है, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार का अर्थ ये नहीं है, मतलब दोनों परिवार से जो आनुवंशिकता है वो बनी रहेगी। भाई एक परिवार बहुत होशियार है, एक परिवार थोड़ा सा कम होशियार है,
तो जो बच्चा होगा हो सकता है कि दोनों को मिश्रण हो सकता है बहुत ज़्यादा होशियार बने वो। ठीक है, तो बच्चों जनन में हमने यहाँ थोड़ा बहुत देखा गया हम लोग। अब जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ये हमने ऊपर से बता दिया है। अब पढ़ेंगे हम प्रकार कि अलैंगिक कितने प्रकार होते हैं और लैंगिक कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लैंगिक में जो कितने भाई लैंगिक देखेंगे तो इसमें विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, कई सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को आप देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू।